सारे लोग कहते हैं भाई हम 2 घंटे से बाथटब में थे या 3 घंटे, तो वो तर्क संगत नहीं है। मेरा भी जितना प्रैक्टिकल नॉलेज है वो यही कहता है कि 40 मिनट्स इज सफिशिएंट। और अगर आपको ट्रीटमेंट देना ही है, थेरेपी देनी ही है, तो आपको 3 घंटे 4 घंटे के गैप के बाद देनी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन में 2 बार चिकित्सा होनी चाहिए, तो सुबह शाम कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही साथ जो है सारे ट्रीटमेंट्स देने लगे या बहुत ज्यादा समय के लिए दें। उससे नुकसान होता है, और नुकसान होता देखा गया है। ये था, ये सब हम आपको पढ़ा चुके थे। प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी। ट्रीटमेंट्स फायदेमंद है। बेडशीट पैक बहुत फायदेमंद है। रेगुलर हमारे यहाँ पेशेंट्स दिन में दो तीन लोगों को हम बेडशीट पैक देते हैं, गीली चादर की लपेट। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के लिए अच्छा है। आप ऐसे मेरी शब्दों में लिख लो, गीली चादर की लपेट यानी बेडशीट पैक। बेनिफिट्स डालिए इसमें। जो इम्पोर्टेंट बात थी, पहले प्रिकॉशंस डालिए, पहले ट्रीटमेंट लिख लीजिए, मैं लिखवा देती हूँ। पहले तो एपरेटस क्या क्या चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट। गीली चादर लपेट इंग्लिश में है बेड शीट पैक, गीली चादर की लपेट। क्या क्या चाहिए एपरेटस में, आपको 2 ब्लैंकेट चाहिए, 1 चादर चाहिए, 1 टॉवेल चाहिए, एक छोटी टॉवेल चाहिए, एक टब चाहिए, और एक छाती की लपेट के लिए कपड़ा चाहिए। गीली चादर की लपेट इसमें अलग तरीके से है, वही चीज, कॉन्सेप्ट वही है। तो सबसे पहले हम बॉडी को, वो हमने आपको वीडियो भी शेयर किया था कि नेकेट करेंगे, और जो कॉटन का लंगोट या पैंटी किसी ने पहनी है उसको पानी से निचोड़ के वापस से पहना देंगे। और जो पट्टी होगी छाती की लपेट के लिए, हाथ ऊपर करवा के छाती पे एक पट्टी बांध देंगे, 2-3 तह लगाई हुई, और ये पट्टी पानी से भीग के निचोड़ी हुई होगी। अगेन जो चादर है वो भी पानी से भीग करके निचोड़ी हुई होगी। तो हम जो तखत होगा अपना या बेड होगा, उस पे सबसे पहले सिर का सिरहाना, मतलब तकिए का हिस्सा छोड़ करके, जहाँ पे आपकी यहाँ आएगा गर्दन, वहां से आप एक नीचे पहले एक कंबल बिछाएंगे, फिर दूसरा कंबल बिछाएंगे, फिर चादर गीली बिछा देंगे, और व्यक्ति को आपने ऊपर लपेट रखा है और नीचे पैंटी पहना रखी है। फिर आप उसको लेटने को कहोगे, गर्दन ऊपर रहेगी, और शोल्डर से पहले आप एक साइड से हाथ साइड में रखवा लेंगे, एक साइड से रैप कर देंगे, और पैरों के बीच में लपेट देंगे चादर को, गीली चादर को। फिर दूसरी साइड से लपेट देंगे दूसरे पैर की तरफ। फिर दोनों को आप फिर एक कंबल को लपेटेंगे, फिर दूसरे कंबल को लपेटेंगे, फिर ऊपर से वापस पलट देंगे जितना एक्स्ट्रा कंबल है, और जो सबसे नीचे कंबल है अब वो उसके ऊपर आ जाएगा। सिर पे आप गीला कपड़ा रखेंगे, यहाँ के हिस्से को एक टॉवल जो बड़ी कही गई है उससे ढक देंगे। गीले टॉवल पे आप धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे, और नीचे एक तसला लगा देंगे जिसमें वो पानी जाता जा रहा है। ये पानी एकदम सामान्य सादा होता है। बॉडी, ये तो हो गया विधि, एपरेटस हो गया, कैसे कर रहे हैं ये हो गया। अब आप लिखो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने। जब आप बेडशीट पैक दे रहे हैं, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, पंखा बंद होना चाहिए, एसी बंद होना चाहिए, तभी आप दें। और कोशिश करें खुले वेंटिलेटेड एरिया में दें, कहीं आंगन में दे दें, कहीं ऐसी जगह पे दे दें जहां हल्की फुल्की हवा आ रही है, खिड़कियां खुली हुई है। उसके बाद उसके जब आप लपेट दे देंगे, तब आप हल्का माइल्ड पंखा या वेंटिलेशन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, हल्का पंखा चला सकते हैं। प्रिकॉशन और क्या है, खाना खाए हुए नहीं करना है, वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है हाइड्रोथेरेपी का। यूरिनेशन करा करके करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने इतनी मेहनत करी और पेशेंट को तुरंत बाथरूम जाना पड़े, लेटरिन जाना पड़े। उसके बाद क्या करना है कि 40 मिनट्स का ट्रीटमेंट है ना, और जब आप निकालेंगे तो जो चद्दर यूज की है उसको जरूर से पोटेशियम परमैंगनेट या सेवलॉन से निकालना है। अगर स्किन डिजीज है किसी को, तो पर्सनली उसकी चादर उसकी अपनी होनी चाहिए, आप उसको दे ही दीजिए, और किसी और को यूज मत कीजिए। धूप में कंबलों को डाल दीजिए, और जो चादर या छाती की लपेट जो पर्सनली लगाई गई है उसको सेवलॉन से वॉश कर दीजिए। तो ये बेसिक चीजें हैं। और लपेट खोलने के बाद उसका टाइम 40 मिनट है। अगर बहुत अनइजीनेस नहीं है तो 40 मिनट पूरे होने दीजिए, 45 मिनट तब भी फायदा होता है। इस पूरे प्रोग्राम को थेरेप्यूटिकली 45 मिनट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 15 मिनट में बॉडी कूलिंग इफेक्ट से गुजरती है। कैसे?
आपने एक गर्म बॉडी को जब आपने गीली चादर से लपेटा तो अंदर आपके शरीर से जो टच हो रहा है वो गीली चादर है। गीली चादर आपकी ठंड पाने से वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब जो त्वचा की तरफ ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने से सिकुड़ती हैं, तो उनका ब्लड इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ फ्लो करने लग जाता है। हमारे वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारा किडनी, हमारे पेनक्रियास, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। 15 मिनट के बाद हमारा बॉडी एक आधे घंटे के लिए न्यूट्रल फेज से गुजरता है, मतलब जैसे जहां ब्लड पहुंच गया वो शिथिल अवस्था में वही का वही है, कोई बॉडी में एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना तो बॉडी ठंडी है ना गर्म। ठीक है, तो अंदर जो ब्लड पहुंच गया है वो जरूर हीलिंग का काम कर रहा है। अभी लास्ट 15 मिनट्स, 45 मिनट की बात हो रही है, तो लास्ट 15 मिनट्स के क्या हुआ, हमारे दो कंबल की वजह से हमारे जो चादर थी वो गर्म हो चुकी है और हमारी बॉडी भी गर्म होना शुरू हो गई है। तो अब यहाँ पर जो गर्मी लगनी शुरू हुई है तो वैसोडाइलेशन होगा, आर्टरीज फैल जाएंगी, जब फैल जाएंगी तो इनको जो ब्लड चाहिए वो इंटरनल ऑर्गन से इनकी तरफ आ जाएगा। अब इंटरनल ऑर्गन से जो ब्लड आएगा हीटिंग इफेक्ट से जब बॉडी गुजर रही है तो यहाँ पर आकर के वो ब्लड बढ़ गया यहाँ पर, तो क्या होगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलने शुरू होंगे स्वेटिंग के माध्यम से, है ना, और अंदर जब गए थे तो यूरिनेशन के माध्यम से, डिफिकेशन के माध्यम से टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे थे, बाहर जब आए हैं तो स्वेटिंग के माध्यम से रिमूव हो रहे हैं। इसीलिए कभी कभी बेडशीट पहन दिए हुए व्यक्ति की चादर इतनी महकती है कि आपको क्या बताएं, तो चादर में जो गंदगी होती है, जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वो ऐसे दिखाई नहीं देते और बहुत बार पसीना भी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए उस चादर को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड इसके बाद शावर दिलाना जरूरी है, जरूर से नहलाएं। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति शिवर कर रहा है, उसको ठंड लग जाएगी, तो आप थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर उसको दे सकते हैं, बट टॉक्सिन्स शुड बी रिमूव्ड थ्रू वाटर, तो उनको जरूर से नहलाना चाहिए और सिर पे पानी जरूर डालना है। उसके बाद हमारे सेंटर में क्या है, हम थोड़ी सी हेड मसाज करा देते हैं 15 मिनट की, क्योंकि वो अच्छा इफेक्ट देती है। सर एकदम पानी डालते डालते थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, इसलिए ये स्टीम बाथ का सब्स्टिट्यूट है, ये बहुत कम जगह लिखा है, बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसको वाष्प स्नान का सब्स्टिट्यूट कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी है, ओबेसिटी है, कुछ और प्रॉब्लम्स है और हम उसको स्टीम बाथ नहीं दे पा रहे, मान लीजिए स्किन पे घाव है या अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इन सारे केसेस में, या एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, हम स्टीम बाथ रिकमेंड नहीं करते। ऐसे पेशेंट्स को हम गीली चादर की लपेट रिकमेंड करते हैं और उससे वैसा ही फायदा होता है जैसे स्टीम बाथ से होता है। तो ओबेसिटी मैनेजमेंट हो सकता है इससे, स्किन हेल्थ अच्छी हो सकती है, वाइटल ऑर्गन्स को नरिशमेंट मिल सकता है, और वाइटल ऑर्गन्स तो अच्छे होते ही होते हैं, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, इतनी चीजें इससे अच्छी होती है, माइग्रेन ठीक होता है। बाकी तो हर एक प्रॉब्लम में दिया जा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, कब नहीं दे सकते, कब नहीं करना है बिल्कुल, तो जब बॉडी आपकी शिवर कर रही हो, फीवर में भी दे सकते हैं, पर फीवर की कंडीशन 2 डिग्री 3 डिग्री कम हो जाता है इसको लेने के बाद, लेकिन तब नहीं दे सकते जब फीवर में शिवरिंग हो रही हो। तो अगर बहुत ज्यादा बॉडी कांप रही हो तो हम गीली चादर की लपेट नहीं देंगे। नीचे चलते हैं, तो अभी ये क्लियर हो गया आप सभी को? मैडम एक प्रश्न है, बताएं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी तो ये हो ही सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल लेना चाहिए। फ्रीक्वेंसी हम कितनी रख सकते हैं? once in a week। और पेशेंट के लिए 3 times in a week। ऑल्टरनेट डेज दीजिए और एक दिन जो छोड़ रहे हैं उसमें कुछ और हाइड्रोथेरेपी सेट करेंगे, ऐसा करें। तो ये हमने अपनी भाषा में भी बता दिया जैसा हम यूज करते हैं, और इसमें भी लिखा है, वो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, जरूर से इसको आजमाइए। गीली चादर पे लपेटना ये एक छोटा सा इजी सा ट्रीटमेंट है, वो आप लोग खुद करके देख लें। पेशेंट को देना है तो वैसा ही दीजिए थेराप्यूटिकली जैसा हमने बताया है।
उसके बाद हेड मसाज करने से क्या है ना, आप थोड़े पैसे ले पाते हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, हालांकि वो घर में नहीं ले सकते ट्रीटमेंट, है ना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, एक व्यक्ति आपके पास है, कमलों को धूप में सुखाना, फिर वापस से इतनी देर काउच का एंगेज रहना, लेकिन उनको लगता है कि कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ चादर में लपेट दिया था और 500-700 रुपीज हो गए। बट उसके पीछे पेन तो है, थेरेपिस्ट इन्वॉल्व था, चीजें इन्वॉल्व थी, पर्सनल वो चाहिए, हाइजीन के साथ साथ प्राइवेसी चाहिए, आप हर जगह ऐसा नेकेड ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो लेकिन उसके बाद अगर आप एक हेड मसाज करा देते हैं 15 मिनट की, तो उनको लगता है हाँ कुछ ज्यादा रिलैक्सिंग था। और मुझे ऐसे लगता है कि इक्वलेंट टू शिरोधारा, शिरोधारा के चार्जेस 1500 रुपए और बेडशीट पैक के चार्जेस 500 रुपए, तो इतना अंतर है, तो 3 गुना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है इतनी तेल की। और गर्मी में वो बहुत अजीब सा फील देता है सर पे, रादर कि आप पानी गिरा रहे हैं, दूध गिरा रहे हैं, मस्त ट्रीटमेंट है, तो एक बार लेके देखिए। और इसमें हम तो कभी कभी शिरोधारा के अपरेटस में पानी भर के भी टांग देते हैं, तो वो पानी एक एक ड्रॉप देता रहता है। बहुत बार बड़े सेंटर्स में जहाँ से मैंने किया, लाइक आरोग्य मंदिर गोरखपुर, वहां पे उन्होंने बेसिन ही लगा रखे, टैप्स लगा रखे, तो हेड जो है वो एक एक टैप के ऊपर जाता है और नीचे पानी का सिस्टम है, और उसको भी ऐसे लगता है कि सर एकदम बंद रहा है, लेकिन वो मेंटल स्टेट को अच्छा करने के लिए है, टॉक्सिन्स को हेड से निकालने के लिए है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए है। तो नॉर्मल केस में हम लोग यहाँ टॉवल रखते हैं, नीचे टब लगाते हैं, हेड के नीचे से यहाँ से पानी डालते हैं। पेट की पट्टी बहुत फायदा करती है, ऊनी सूती पट्टी, एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, बहुत बार माइंड की जो कंडीशन है वो हमारी गट से होके जाती है। तो अगर आप कुछ नहीं करते, एक डाइट प्लान, एक उसको 80% एक एल्कलाइन डाइट समझाते हैं कि भाई 80% एल्कलाइन फॉर्मूला फिट होना चाहिए, कुक फूड को कम करना चाहिए, और एक स्टमक के लिए बैंडेज लिखते हैं या बताते हैं कैसे बंधनी है डेली, तो आपके रिजल्ट्स हमेशा ही अच्छे हो जाते हैं। इसको एक स्वस्थ व्यक्ति भी बांधे तो भी अच्छा फील होता है। मेरे पास अभी थ्रोट की है, तो मैं अभी बाद में बताऊंगी प्रैक्टिकल, क्योंकि इससे थोड़ा सा वो होगा। सो एक बालिस्ता से 1.5 बालिस्ता की चौड़ी पट्टी, जो कि आपके डायफ्राम से लेकर के लोअर बेली तक आ जाए, नेवल के नीचे तक, और पानी से भिगो के निचोड़ देंगे, तो आप अपने नेवल के अराउंड बांधेंगे 2 से 3-4 बार, 3 बार कम से कम आ जाए इतनी लंबी। तो कोई भी सूती कपड़ा हो सकता है, आपका कोई गमछा हो सकता है, इतना सूती चाहिए। तो गमछा आपने भिगोया, निचोड़ा, डबल फोल्ड किया और उसको पेट पे कस के बांधा, फिट किया, तक किया, और उसके बाद कोई भी शॉल या कोई भी ब्लैंकेट या कोई भी मफलर जो उस कपड़े को पूरा ढक ले। बस खास बात ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो गीला है वो हवा जाए, तो ये इसका प्रिकॉशन है। उसके ऊपर आप अच्छे से उसको शॉल को लपेट लें, मफलर को लपेट दें, टक कर लें, और 40-45 मिनट बाद आप इसको खोल सकते हैं। उसके बाद ये लिखा है कि 2 घंटे तक चला सकते हैं, वो जब मर्जी आए, पर हाँ खाली पेट लेना चाहिए, और बंधा है तो खाना नहीं चाहिए, है ना, खाना हमेशा रिलैक्स स्टेट में खाना चाहिए। तो आप उस पट्टी को खोलते हैं, उसके 15 मिनट बाद खाएं। अब इसमें देखिए क्या है, हमने इसके पहले का फिलॉसफी बताई, फिजियोलॉजी बताई कि साइंटिफिकली बेडशीट पैक में क्या हो रहा है, पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बदल रहा है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि पेट की तरफ खून के दौरान को हमने बढ़ा दिया, तो खून के दौरान को बढ़ाने से वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, जिससे ठीक होने लगा है। तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट का होने का सवाल ही नहीं उठता। अब बात आती है कि मान लीजिए किसी को इंडाइजेशन हो रहा है, उलझन हो रही है, और उसने तुरंत खाना खाया, वो कह रहा है कि कुछ अजीब हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, पेन हो रहा है, ऐसा होता है ना। तो आगे आप पढ़ेंगे हाइड्रोथेरेपी में ही हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, पर उससे भी पहले अगर मान लीजिए हम ये पट्टी बांध ही देते हैं, तो आप उसको कोर में ले जाके नहीं ठीक कर पाएंगे। आप कहें कि उसकी प्रॉब्लम जो इंडाइजेशन की थी उसको ठीक कर पाए, नहीं। ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जैसा होता है कि आपने अगर लगाया तो जो खाना सड़ रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो उस समय पे हजम हो जाएगा, तो आपको आराम मिल जाएगा। पर आप जिस वजह से इसको बांधना चाहते हैं, तो उसका एक डेफिनेट उसको बताना पड़ेगा, भाई 10 दिन तुम्हें बांधना है, ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने हैं, तब उसको फायदा होगा। और खाने के टाइम में बांधने से क्या होगा, वही खाना बच गया। हमको कौन सा खाना सफाई करनी है, जो सड़ा हुआ बचा हुआ किनारों पे जमा है। तो हमारा पर्पस वो तब सॉल्व होगा जब ये वाला खाना हजम हो चुका होगा और बचा हुआ खाना अंदर होगा। ठीक है, गॉट इट।
अब ये अजीर्ण तथा वक्ष स्थल तथा हृदय से रक्त के अप्रसारण करने में यह बहुत प्रभावकारी है। ठीक है, अब आता है पाद स्नान, है ना। ये मैंने बताया था शीतल पाद स्नान और उष्ण पाद स्नान, और मैंने इसका वीडियो भी दिखाया था। अब शीतल पाद स्नान कब है? जब व्यक्ति को थका हुआ हो, पिंडली में दर्द हो, पिंडलियों तक पानी हो, तालाब में, नदी में, पोखरे में ऐसे खड़े हो जाते हैं, या आप थके हुए आए और आपके पैरों को धोने को कहा गया तो आप पंजे से थोड़े ऊपर तक ही पैरों को धोते हैं। और वेरिकोस वेन्स हो, जैसे इस समय हमारे पास एक पेशेंट है, उनकी नसें फट जा रही है, इतना क्रॉनिक पेशेंट है, इतना मोटा मोटा पैर है, तो अब उनको हम ठंडे पानी से इलाज कर रहे हैं, गर्म पानी से इलाज नहीं कर रहे उनका। ठीक है, उष्णपाद स्नान क्या है? इस स्नान को कई तरीकों से करते हैं, ये हमने अभी बताया। कन्ने की राख तो हमने नहीं इस्तेमाल की, हाँ हमने इप्सम सॉल्ट इस्तेमाल किया है, और बकेट में नीचे हमने समटाइम्स कंचे डाले हैं, पेबल्स, तो उनको पैर से ऐसे चलाते रहते हैं तो एक्यूप्रेशर भी हो जाता है और हॉट वाटर उसमें बढ़ाते जाते हैं। तो धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। अगर आपको ठंडा भी बढ़ाना है तो धीरे धीरे बढ़ाइए, गर्म बढ़ाना है धीरे धीरे बढ़ाइए। तो पहले ल्यूकवार्म जो कंफर्टेबल उसमें डाल दीजिए और साइड से पानी बढ़ाते रहिए। ये टेम्परेचर नापना हमेशा बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। और इस ट्रीटमेंट के बाद भी सिर से नहाना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम हमारे सारे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में पेट खाली होना चाहिए 3 घंटे कम से कम, और सिर से नहाना चाहिए। अब इसका साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है वो समझते हैं। जब आप गर्म पानी में पैरों को डालते हैं, नीचे पैरों में गर्म पानी लगातार बढ़ाने से कैपिलरीज फैलनी शुरू हो जाती हैं, आर्टरीज फैलनी शुरू हो जाती हैं, और ब्लड बहुत तेजी से नीचे आता है। कहाँ से आएगा? अपर बॉडी से, ना। और आप जानते हैं कि हमारा जितना कंडीशन है वो ब्लड की वजह से ही होता है, ब्लड में ही होता है। तो हमारे सर्वाइकल रीजन से, शोल्डर रीजन से, चेस्ट रीजन से, हार्ट रीजन से, ब्रेन रीजन से, अपर बॉडी से, ईएनटी से, इन सबसे बॉडी से ब्लड बहुत तेजी से नीचे जाता है। तो हमारी इन सारी चीजों में फायदा महसूस होगा। अब दूसरी फायदा कहाँ होगा? घुटने से नीचे जो ऑर्गन पानी में डिप है वो, क्योंकि वैसोडाइलेटेड ऑलरेडी है इसलिए वो हील हो रहे हैं, सिकाई हो रही है उनकी। तो घुटना, पिंडली, टखना, पंजा, इन सब में जितना भी प्लांटर पैसेज है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सारी ठीक होती है। तो ये स्टमक के अलावा सारी चीजों को फायदा पहुंचाता है। अब जिनके पैरों से पसीना निकलता है उन्हें ये नुकसान नहीं देना चाहिए। देखिए, एक मोटी सी बात समझ लीजिए, हमारा शरीर खुद ही बता रहा है कि हमें उसे क्या जरूरत है। ठीक है, अगर पैरों से पसीना निकल रहा है, वो हमेशा गर्म रहते हैं, तो शरीर खुद ही बता रहा है कि उसको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, ये साफ समझ आ रहा है ना। लेकिन उसको ठंडे की जरूरत है। अगर आप उसको ठंडे पानी का ट्रीटमेंट देंगे तो उसको ज्यादा फायदा होगा, तो उस केस में उसको नहीं देंगे। अब पर्पस क्या है? जब हम ब्लड फ्लो को नीचे ले जा रहे हैं, तो अगर हम लो ब्लड प्रेशर वाले को देंगे तो ब्लड प्रेशर और लो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हम हाई ब्लड प्रेशर वाले को देंगे तो फायदा होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले को हॉट फुट बाथ बहुत फायदा करता है। ये भी एक फर्स्ट एड जैसा होता है कि आप अगर हॉट फुट बाथ पैरों में गर्म पानी बढ़ाएंगे तो आपको माइग्रेन, हेडेक और बीपी में तुरंत फायदा होगा, तुरंत फायदा होगा। तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो ये काम कर सकते हैं। अभी तो मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था उसमें कुर्सी पे बैठ करके पैरों को गर्म पानी में बकेट में डलवाया था। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति लेटा है और वो उठना नहीं जा रहा है, तो इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया था कि आप ये मेरा अपना इनोवेशन है, मैंने कहीं नहीं देखा। तो टब में पानी दीजिए और पैर फोल्ड करके उसमें डलवा दीजिए, उसको ढक दीजिए, साइड से बढ़ाते रहिए, और व्यक्ति अभी लेटा हुआ है, सिर पे ठंडा टॉवल रख दीजिए। ठीक है, तो ये भी थोड़े इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, क्योंकि पेशेंट नहीं बैठ पा रहा है, नहीं उठ रहा है, ऑन बेड है, तो उसको हम इस तरीके से वेरिएशंस करते हैं। गठिया जैसे भयानक रोग से एक पाद स्नान के साथ भिगोई हुई पट्टी के प्रयोग से चंद घंटों में पाद के रोग, यह स्नान विषाक्त पदार्थों को घुलाकर बाहर निकाल देते हैं तथा शक्ति वृद्धि करते हैं। गठिया ऐसे भयानक रोग से एक पाद स्नान के साथ भिगोई हुई पट्टी के प्रयोग से चंद घंटों में ही छुटकारा पाया जा सकता है।
पैर के घाव, जख्मों में सड़न, संधिवार, तंग जूतों से हुआ घाव, पैरों की उंगलियों के बीच होने वाले गलने वाली क्रिया, चोट के जख्म आदि में यह लाभप्रद सिद्ध होता है। इसके साथ ही एक प्रकार का पादस्नान जो तरल पदार्थ के स्थान पर ठोस पदार्थ से किया जाता है, उष्ण रहते हुए खमीर वाला अन्नपाद स्नान पात्र में रख लेते हैं। देखिए ये तर्क कितना प्रैक्टिकली है, आप भी जानते हैं। खमीर अमीर की बर्बादी करना, पैर डालना फिर वेस्ट कर देना, ये समझ में नहीं आता मुझे। तो ये है, लेकिन मैंने कभी नहीं रखवाया है ना फर्मेंटेड फूड में पैर, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। जो रोगी शिराज पीठ से ग्रसित हो उनको पाकिस्तान में पानी पिंडली के आरंभ से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए और उसका तापमान 88 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए। बिना किसी मिश्रण के पाकिस्तान कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है। अर्ध स्नान की बात करते हैं। ये हम लोगों ने शायद पढ़ा था, थोड़ा पढ़ा था, इसको पढ़ देती हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। पानी में खड़े होकर जिसमें पिंडलियां घुटनों से ऊपर तक आ जाए। देखिए जब कभी नदी नाले पोखरे में स्नान किया जाता है तो आपने देखा होगा कि पहले हम लोग कुछ देर पंजे में खड़े होते हैं, फिर एक और स्टेप डाउन करते हैं, फिर एक और स्टेप डाउन करते हैं और फिर इंसान नाभि तक खड़ा रहता है पानी में और सूर्य भगवान को अर्घ देता है, खुद नहाता है। तो ऐसे करके ये तीनों तरीके बताए गए हैं। जहाँ पे इतना बड़ा तरीका होना चाहिए इन चीजों को करने का, तो अपने थेरेप्यूटिक दृष्टिकोण से ये तो नॉलेज के लिए अच्छा है कि अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है या आप ऐसे कहीं गए हैं, मैं ही अभी कल एक तीर्थ स्थान गई थी, तो अगर आपको ऐसा कहीं मिल रहा है स्नान करने को, तो बिल्कुल ये स्पिरिचुअली आध्यात्मिक दृष्टि से और आपकी बॉडी की हीलिंग की दृष्टि से जरूर इसको करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इसी तरीके से बनाए गए हैं, मैं बिल्कुल समझ पाती हूँ। एमपी में कहाँ गई थी मैं, सूर्य कुंड स्नान जो था उसमें लगभग 100 सीढ़ियां खड़ी हैं। तो जब आप नीचे गए, आपने नहाया पूरे कुंड में और गीले कपड़ों में ही ऊपर आना और उसी में आधे पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को जल देना और फिर गीले कपड़ों में आकर के सूर्य मंदिर में जल चढ़ाना, अपने आप में नेचुरोपैथी है। पहले लोग ऐसे ही स्नान करते थे, इसीलिए स्वस्थ रहते थे कि पूरे कपड़े भीगे हों और वो सूर्य की धूप से या आपकी एक्सरसाइज की धूप से सुखाए जाए, टॉवल से नहीं। तो ये अपने आप में टॉक्सिन्स को रिमूव करने वाला है। अब इस बात को कैसे समझाया जाए, तो ये धार्मिक दृष्टि से इस तरीके की चीजें बनाई गई और कहीं ना कहीं गुरुद्वारे के बाहर या और जगहों पर पहले पानी से पैर गुजारिए, जिससे मानसिक रूप से मन वैसे ही ठंडा हो जाए, रिलैक्स हो जाए आप, और तब आगे आप ध्यान लगा पाए, साधना कर पाए। जितना मैं समझती हूँ, इसको कनेक्ट कर पाती हूँ कि उसी तरीके से चीजों को किया गया है। जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य, इन तीनों में ही सादा ठंडा पानी किए जाते हैं, स्वास्थ्य वर्धन का उत्तम तरीका है। ये स्वास्थ्य आदमियों के साथ साथ कमजोर आदमियों के लिए भी उपयुक्त होता है। इसका प्रयोग कम से कम आधे मिनट से 40 मिनट तक करना चाहिए। अब इसमें कभी कभी मैं बाथ टब में ही पेशेंट को जब सिर्फ वेरिकोज वेन्स है या कमर में दिक्कत है तो ऐसे ऐसे बिठा देती हूँ और पानी जो है वो कमर तक ही भरती हूँ, बजाय पूरा निकालने के। तो व्यक्ति ऐसे ऐसे बैठा रहता है, जैसे पैर फैला के आधा बैठा हुआ है, कमर से नीचे पानी रहता है। और वेरिकोज वेन्स में बाल्टी में अगर डालेंगे तो नो डाउट पैर वहां तक रहेगा। जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य किसी कारण से पतन की ओर अग्रसर है, अपनी दुर्बलता के कारण वे पूर्ण स्नान सहन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों पर प्रथम 2 प्रकार का अर्ध स्नान काफी संतोषजनक होता है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए तीसरे प्रकार का स्नान लाभप्रद है। अनेक रोग इसे समल नष्ट हो जाते हैं, उनकी शक्ति यथास्थित रहती है। अंगग्रस्त भाग पर पट्टी बांधने की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होता है। इसके द्वारा निश्चित रूप से वायु प्रकोप, उदरशूल, चित्तोन्माद, हिस्टीरिया ऐसे भयानक रोगों से मुक्ति मिलती है। जर्मनी में ऐसे बहुत सारे स्नानागार बनाए गए हैं, सिर्फ हाइड्रोथेरेपी सेंटर्स, जहाँ पर लोग सिर्फ पानी के ट्रीटमेंट से शुद्ध होते हैं, सशक्त होते हैं, हेल्दी होते हैं। और मेरा एक मुहिम भी है कि अपने नहाने का तरीका बदलिए और स्वस्थ होइए। और एक और चीज टैगलाइन है कि अपने बाथरूम को ज्यादा भव्य बनाइए अपने ड्राइंग रूम से, जहां आप अपनी सारी चिकित्सा कर सकें और स्वस्थ हो सकें। तो ये 2 लेक्चर्स मैं लेती हूँ क्राउड में, जो बहुत ही अच्छे मतलब अच्छा फील देते हैं और एक अच्छा मोटिवेशन भी देते हैं।
अब बात आती है बैठकर स्नान, जल में बैठना, गर्म और ठंडे। तो पहले इसको पढ़ देती हूँ, फिर मैं अपने शब्दों में आपको जैसे पहले वाला बताया था वैसा बताती हूँ, और हो सका तो कुछ वीडियो क्लिप दिखाती हूँ। ठंडा कटी स्नान, इस तरह के बड़े बड़े टब्स आते हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। आइदर एक बड़ा ऐसा टब जिसमें आपका हिप एरिया, कटी प्रदेश आ जाए, कटी मतलब कमर, तो हिप का एरिया अंदर आ जाए, नेवल तक पानी हो, और वो पानी ठंडा हो, गर्म हो या गर्म ठंडा हो, 2 टब की आवश्यकता हो या 1 टब की, डिपेंड्स। अब इस प्रकार के स्नान के लिए विशेष प्रकार का बर्तन होता है जो नांद के आकार का होता है। इसके अभाव में लकड़ी, टीन या प्लास्टिक के टब में भी इस प्रकार का स्नान ले सकते हैं। इस पात्र के चतुर्थांश भाग को पानी से भर देना चाहिए। अब क्या होता है कि 1/4 ही भरेंगे, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो वो पानी ऊपर आ जाएगा, तो उसको पूरा का पूरा ऐसे भर के छप छप करने की आवश्यकता नहीं है। रोगी इसमें कपड़े उतारकर इस प्रकार बिठाए कि जैसे कुर्सी पर बैठता है, तो पैर बाहर रहेंगे, पैर में स्लीपर्स भी पहना है, और पैर बाहर रह के छोटा स्टूल भी रख लें जिसके ऊपर पैर रख दिए जाए। नाभि तक शरीर का निचला भाग तथा जांघ में पानी रहता है, आधे जांघ तक पानी आता है। पैर किसी लकड़ी या स्टूल पर रहते हैं तथा रोगी धीरे धीरे मोटे कपड़े से अपने पैरों को दाहिने से बाएं मलता रहता है। वैसे इसमें पूर्ण निवस्त्र होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका समय आधे मिनट तक होता है। आधे मिनट नहीं, कुछ मिसिंग है, ठीक है। ठंडा कटी स्नान नहीं, अभी बताती हूँ। ठंडा कटी स्नान 20 मिनट, गर्म कटी स्नान 20 मिनट, ठंडा गर्म कटी स्नान 20 मिनट पर वो ऑल्टरनेट करेंगे। इसमें पेट की वायु निकल जाती है, कमजोर पाचन शक्ति प्रबल होती है, रक्त प्रवाह नियमित होता है, उसे बल मिलता है, नींद अच्छी आती है, उत्तेजना दूर होती है, सिर का भारीपन दूर होता है। इस स्नान को सप्ताह में 2 बार से अधिक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब उष्ण कटी स्नान क्या है? ठंडा कटी स्नान हम कब देंगे? जब आपका छोट इंडाइजेशन हो, सड़ रहा हो खाना, थोड़ा नॉर्मल में बैठिए, इतनी गर्मी है, ठंडा करके चाहिए उसको, ठीक है। उष्ण कटी स्नान कब देंगे? मान लीजिए किसी के कमर में दर्द है और उसको कब्ज भी है, और अगर आप ठंडे में बिठाएंगे कमर दर्द बढ़ जाएगा क्योंकि स्पैज्म है, तो ये ध्यान देना चाहिए। अगर किसी को कंजेशन है तो भले ही पेट में बैठ रहे हैं पर छाती में भी इफेक्ट आ रहा है, तो आप नहीं देना चाहिए आपको। उष्ण कटी स्नान के लिए शेव नामक घास या जई के डंठल या सुखाई घास में से एक को लेकर पानी में कुछ समय खौलाते हैं। जब इसका असर उस पानी में आ जाता है तो उस पानी को कटी स्नान वाले पात्र में डाल देते हैं जिसमें 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पानी भरा होता है। उसके बाद रोगी को उसमें बिठा देते हैं। यह स्नान 15 मिनट का होता है। इस प्रकार ये स्नान सप्ताह में 2 बार लेते हैं। इसमें ऊपर वर्णित पदार्थ को विशेष प्रकार के रोग में देते हैं। जैसे शेव नामक घास का जल वाला कटी स्नान गुर्दे तथा मूत्र की बीमारी में, वात पीड़ित तथा पथरी में लाभदायक होता है। जई के डंठल के जल का कटी स्नान गठिया के रोग में हितकारी होता है। मैं मैक्सिमम दर्द में एप्सम सॉल्ट यूज करती हूँ। पलाश यानी केसू के फूल पीसीओडी पीसीओएस में यूज करती हूँ। बाकी नीम का प्रयोग करती हूँ जब स्किन डिसीज होती है। रेस्ट नॉर्मल पानी का हिफाजत, गर्म और ठंडा। पूरी स्नान, यह स्नान भी शीतल और उष्ण 2 प्रकार का होता है। ये दोनों प्रकार के स्वास्थ्य और अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है। शीतल पूरी स्नान मतलब जो हम लोग लेते हैं पूरी सर से ऊपर तक, एक जनरल हेल्थ अच्छी होती है। शीतल पूरी स्नान की 2 विधियां हैं। या तो रोगी खड़ा होकर अपना सारा शरीर पानी के नीचे रखता है, या फेफड़ों पर पड़ने वाले पानी के दबाव से बचने के लिए वह नाभि तक गहरे पानी में जाता है जिससे फेफड़ों का सिरा मुक्त होता है, और तब उस ऊपर के हिस्से को मोटे तौलिए या हाथ से गर्दन किया जाता है। इसकी अवधि कम से कम आधा मिनट और अधिक से अधिक 4 मिनट तक होती है। इस प्रकार के स्नान की बार बार आवृत्ति शीतलीकरण के साथ साथ थकाती भी है। ये शरीर को क्रिया के लिए हानिकारक होने से बचाने और उसे क्षति भी पहुंचाते हैं। सशक्त और पोषण के स्थान पर संचित शक्ति का व्यय करते हैं। अच्छा, मैं भी ये मानती हूँ कि सिर्फ नहाना तक संगत नहीं है, तो उसके लिए किसी भी तरह का एक
चीज एक फॉलो करना चाहिए कोई भी, जिसे हम प्रक्षालन कहते हैं। मतलब चाहे हम पेट को नहलाएं, चाहे हम पहले पैरों को नहलाएं, चाहे हम अपने गर्दन को नहलाएं, चाहे हम सिर्फ सर को नहलाएं, ऐसा करके हमें पहले पार्शियल ब्रीथिंग की तरफ जाना चाहिए और उसके बाद इस पे आना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ठंडा स्नान क्या है? स्वस्थ व्यक्ति हर मौसम में इसका प्रयोग कर सकता है, इससे उसका स्वास्थ्य बना रहता है और उसमें संवर्धन के रूप में सहायक होता है। त्वचा साफ होती है, उसकी क्रिया बढ़ती है, ताजगी मिलती है, फलस्वरूप पूरे शरीर की कार्य प्रणाली को शक्ति मिलती है। जाड़े में ये स्नान सप्ताह में 2 बार से अधिक नहीं लेना चाहिए। पर बहुत सारे लोग जिनको पूरी नेचुरोपैथी नहीं आती है, उन्हें डेली नहलाना होता है, बच्चों को भी और खुद भी। ठीक है, वैसे 15 दिन में एक बार भी स्वस्थ व्यक्ति को बनाए रखने में सहायक होता है। स्वस्थ बनाए रखने में मौसम के परिवर्तन के समय कठोरीकरण बड़ा लाभदायक होता है। ठंडे प्रयोग के बाद नियमित और निश्चित रूप से व्यायाम करना सिद्ध होता है। ठीक है, तो जब आप ठंडे पानी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने शरीर पे, तो उसको धूप से या जॉगिंग करके या गर्म करके सुखाना चाहिए, तो बॉडी ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करती है। अगर शरीर ठंडा हो, पैर ठंडे हो, सिरन हो, तो शीतल पूर्ण स्नान कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर डिमांड कर रहा है गर्म की। अगर शरीर ठंडा है तो आप गर्म पानी का यूज करेंगे, गर्म है अगर तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। लॉजिकली अननेसेसरी कांप रहा है इंसान और उस पर ठंडा पानी एकदम डाल दिया। तो क्या तरीका है कि पहले अगर शिवरिंग हो रही है, धूप में शरीर को गर्म कीजिए। अगर धूप नहीं है तो क्या दूसरा तरीका है? फ्रिक्शन बाथ, कि हम एक छोटा हैंड टॉवल ले लें और पूरी बॉडी के बाकी बॉडी को ऐसे 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 करके रब करें, गर्दन को, चेहरे को, बैक को, आपके पैरों को। जब वो पूरा बढ़िया गर्म हो जाए तब उसको नहलाएं ठंडे पानी से। तो सभी को लगता है ठंडे पानी से ताजगी आती है, ठंडे पानी से ताजगी आती है, पर शरीर आपका क्या कह रहा है इस पे भी तो बहुत कुछ निर्भर करता है, ये भी तो समझना चाहिए। अगर शरीर ठंडा हो, पैर ठंडे हो, सेहरन हो, तो शीतल पूर्ण स्नान कभी नहीं करना चाहिए। पहले श्रम द्वारा पूर्ण शरीर को उष्ण कर देना चाहिए। इसके विपरीत यदि शरीर से पसीना निकल रहा हो, तो बहुत गर्मी हो, तो बिना किसी भय के पूर्ण स्नान किया जा सकता है। जितना अधिक पसीना निकलता है उतना ही एहसान प्रभावकारी होता है। अब इसमें एक और मिथ है, अगर कोई जिम से आया है, पसीना बह रहा है, स्पोर्ट्स खेल के आया है, पसीना बह रहा है, तो कहते हैं भैया नहीं अभी नहीं नहाओ। और फिर ये तर्क संगत है कि जितना टॉक्सिन्स निकाला है वो एसी में बैठ के, पंखे में बैठ के सुखा दिया जाए। तो उसको वॉश करना, नहाना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या पुराने मिक्स है तो किसी और वजह से हो रही है, नहाने से नहीं। ठीक, बीमार के लिए पूर्ण ठंडा स्नान। शक्ति संपन्न तथा स्वस्थ व्यक्ति विजातीय द्रव्यों को निकालने में स्वतः समर्थ हो जाता है, पर बीमारी से कमजोर हुए रोगग्रस्त व्यक्ति स्वयं शरीर को स्वयं इस द्रव्य को निकालने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं मानती हूँ कि अगर आपकी बॉडी का इंटरनल नेचर नेचुरली नहीं रहा और आप कहीं नेचुरोपैथी से ट्यूमर निकल जाएगा, इतना बड़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने अपने शरीर की प्रकृति को ही अप्राकृतिक कर रखा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है शरीर। तो सेम इसी तरह हमारा शरीर अगर बहुत वीक हो गया है, फीवर आ गया है, तो आपको उसे ठंडा स्नान कराने में नुकसान हो सकता है, जिसको पूर्ण ठंडे स्नान के रूप में प्रदान करते हैं। इसका मुख्य प्रयोग उष्ण रोग में करते हैं, यानी वे रोग जिनके प्रारंभ में ज्वर हो, वे शरीर से शक्ति को खींच लेते हैं तथा शरीर को रोग का शिकार बना देते हैं। उनको प्रायः पूर्ण ठंडे स्नान से सहायता पहुंचा देते हैं। जो भयंकर रूप से बीमार और कमजोरी के कारण पूर्ण ठंडा स्नान नहीं ले सकते, उन्हें पूर्ण प्रक्षालन कराया जाता है। रोगी चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, बिस्तर पर ही प्रक्षालन कर सकता है। क्या होता है प्रक्षालन? किसी को पता है जितने लोग जुड़े हैं? प्रक्षालन वर्ड बार बार आता है, तो बिस्तर पे ही प्रक्षालन करा सकते हैं, इसका क्या मतलब है? एक तौलिया देकर के ठंडे गर्म पानी में जैसा भी इसको कराना है, उसको तौलिए को गर्म करेंगे, वो डुबोएंगे, फिर उसको निचोड़ करके उसके एक एक अंग को उससे जो है अच्छी तरह से साफ करेंगे। तो इस तरह से उसका पूरा शरीर साफ हो जाएगा। वो नहा नहीं सकता है, लेकिन इस तरह से उसकी सफाई हो जाती है। जैसे कभी बहुत बीमार होते तो ये करा जाता है। वेरी गुड, थैंक यू रमा जी। बिल्कुल सही है कि आपको गर्म से करना है, ठंडे से करना है, ये आपने डिसाइड कर दिया। ताजे पानी से करना है, नो डाउट। और उसमें एक छोटा हैंड टॉवल रखा और एक एक पार्ट को आपने खोला,
ये नहीं कि क्योंकि कमजोर है वो व्यक्ति तो पूरे शरीर को एकदम से नंगा नहीं करेंगे। आपने पहले उसका पजामा उतारा, पहले एक पैर को इस्तेमाल किया, फिर दूसरे पैर को किया, पूरे पूरे उसको पोंछा और फिर आपने वो पानी थ्रो कर दिया, दूसरा पानी लिया, तो टॉक्सिन्स भी निकल रहे हैं और एक एक पार्ट आपका रिजनोवेट हो रहा है। और फिर आपने उसको उस पार्ट के कपड़े पहना दिए, फिर एक हाथ का कपड़ा निकाला, फिर दूसरे हाथ का निकाला, और अगर आपने उतार ही दिया है तो उस पर चद्दर डाल दीजिए, कपड़ा डाल दीजिए और थोड़े थोड़े पार्ट को आप दुरुस्त करते जाइए। फिर स्पाइन लीजिए, फिर गर्दन लीजिए, फिर पेट लीजिए, ऐसे करके आप ये प्रक्षालन मतलब पार्शियल बाथिंग करवा सकते हैं। पूर्ण उष्ण स्नान, उष्ण स्नान भी स्वस्थ एवं कमजोर दोनों के लिए उपयोगी होता है। इसके स्नान की दो विधियां हैं। स्नान टब में पानी 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का इतना भर जाए कि पूरा शरीर उसमें डूबा रहे। फुल बॉडी इमर्शन बाथ, जैसा कि बाथटब होते हैं, ये वही बात है जो आपके घरों में भी लगा हो सकता है और 5 स्टार होटल्स में भी होता है, नॉर्मल होटल्स में भी होता है। स्नान के टब में पानी 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का इतना भर जाए कि पूरा शरीर उसमें डूबा रहे। आदमी को 25 से 40 मिनट रखा जाए। 40 मिनट से सफिशिएंट, 20 मिनट मिनिमम। उस प्रकार के ठंडे पानी के टब में रोगी को स्नान करने को कहा जाए। सिर को छोड़कर सारा शरीर पानी में रहता है। दूसरे में भी जितनी जल्दी संभव हो पूरे शरीर को ठंडे पानी से धो दिया जाता है। ये ठंडे स्नान की क्रिया 1 मिनट के अंदर ही समाप्त कर देनी चाहिए। इसके बाद बिना बदन सुखाए कपड़ा पहन लेना चाहिए और उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक व्यायाम करना चाहिए या तब तक व्यायाम करें जब तक बदन सूख ना जाए और गर्म ना हो जाए। इस स्थान को लेने वाले व्यक्ति एक निश्चित तापक्रम के पानी में 3 बार गर्म पानी में तथा 3 बार ठंडे पानी में जाते हैं। ये तर्क संगत नहीं है। बाथटब आप एक ही लगा पाते हैं तो ये कर सकते हैं कि उससे निकल करके आपने शावर ले लिया, थोड़ी देर शावर खुला रहने दिया और फिर वापस बाथटब में आ गए। इसके साथ ही मैंने साथ में उसमें इस बार तो सारे बाथटब से जकूजी लगा दिया है। तो जकूजी इन द सेंस कि हाइड्रो मसाज मतलब अंडर वाटर एक्सरसाइज हमेशा फायदेमंद है और अगर आप उसमें हाइड्रो मसाज करवाते हैं तो बॉडी को जबरदस्त फायदा होता है। तो गर्म पानी में 10 मिनट, ठंडे पानी में 1 मिनट, तो 1 मिनट के लिए आप बाहर निकालें और शावर के नीचे खड़े हो जाए, फिर गर्म पानी में 10 मिनट, ठंडे पानी में 1 मिनट। अंतिम ठंडे पानी में स्नान के बाद हाथ छोड़कर अन्य कोई अंग सुखाया नहीं जाता है। शरीर को व्यायाम के द्वारा सुखाते हैं। ठंडे पानी के प्रक्षालन के बिना गर्म पानी का स्नान प्रभावी नहीं होता है। पानी जितना गर्म और अधिक समय का होगा वह शरीर को सशक्त नहीं करेगा वरन पूरे शरीर को कमजोर और उसका शिथिलीकरण करेगा। इस प्रकार गर्म पानी कठोरीकरण ना करके त्वचा को ठंडक के प्रति अति संवेदनशील बना देता है। गर्म पानी रोगकूपों को खोल देता है और उसमें ठंडी हवा प्रवेश कर जाती है। इसका परिणाम बाद में घंटों तक देखा जा सकता है। ताजा पानी शरीर के उच्च तापमान को कम करके शरीर का सशक्त बनाता है। जो लोग ठंडे जल से डरते हैं उन्हें पहले ठंडे जल से प्रक्षालन कराना चाहिए। इससे उनकी हिम्मत बढ़ती है। ठंडा गर्म स्नान लेने में किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर में उचित तापमान लाने की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में ये समझना है कि अगर कोई कांप रहा है, उसको हिम्मत नहीं हो रही है ताजे पानी से, तो आप पहले एक एक पार्ट को उसको स्नान करवा दीजिए, है ना। सब जगह पानी लगाए वो पीछे आके, और जब थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तभी वो नहाए। दूसरा, गर्म पानी से नहाएंगे तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिससे जैसे ही आप आते हैं तो ज्यादा ठंड लगती है और बॉडी उसके रिवर्स गर्म करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से वो एक्सरसाइज है, पर ज्यादा समय तक गर्म पानी में नहीं नहाना चाहिए। थोड़ा सा और करते हैं, और कोई वेट कर रहा है मेरा, एक ये वाला और पढ़ती हूँ फिर फिनिश करते हैं। आंतरिक उत्तेजना, जल का आंतरिक प्रयोग मानव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल के आंतरिक प्रयोग में मनुष्य जल को पेय के रूप में प्रयोग करता है। प्रातः काल से लेकर के रात्रि काल तक यह समय पर जल को पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेय के रूप में जल को प्रयोग करने की विभिन्न क्रियाएं अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम सुबह प्रयोग करते हैं तो ऊषापान कहलाता है, मतलब जिसमें कि हम ब्रश नहीं करते हैं, सुबह उठते ही वो लार हमारी बॉडी में जानी चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन ये है बैठ कर पीना है। तीसरा प्रिकॉशन क्या है, हल्का ल्यूकवार्म करना है। और चौथा प्रिकॉशन क्या है कि आपको किस ग्लास में पीना है, चांदी के, तांबे के, सादे, ये डिपेंड करता है आपके शरीर की प्रकृति कैसी है और आपको कैसा पसंद है। तत्पश्चात
तत्पश्चात खाली पेट गुनगुना जल पीकर उसे तुरंत मुख मार्ग से बाहर निकालने की क्रिया वमन कहलाती है। इसके बाद क्या है, आप जिसे कहते हैं कुंजल क्रिया है ना, वमन क्रिया। तो पानी पी लिया 3, 4, 5 ग्लास बैठ करके पिया, और जब आपने राइट हैंड की 2 फिंगर्स को टंग के पीछे प्रेस किया तो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसको स्टमक क्लीनिंग भी कहते हैं। हठ योग के ग्रंथों में जल के आंतरिक प्रयोग की अन्य लाभकारी क्रिया वरिसार, अंतर्ध्वति तथा शंख प्रक्षालन कहलाती है। अब अगर इसी पानी को पी करके आपने 5 एक्सरसाइजेस, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, ऐसे 10-10 बार करी आपने, और फिर पानी पिया, फिर करी, फिर बीच में वॉशरूम गए, तो ये क्रिया बहुत बार तक चलती है 5-6 घंटे। तो उसको हम कहते हैं लघु शंख प्रक्षालन। अगर कम समय के लिए किया है, ज्यादा समय के लिए किया है, जब तक कि जो पानी आप पी रहे हैं वो आंतों से निकलने लग जाए, मतलब गुदा द्वारा जो निकल रहा है वो भी पानी और जो आप पी रहे हैं वो भी पानी, तब तक पूरी होती है, तो वो शंख प्रक्षालन होता है। उसमें काफी समय लगता है, तो एक बीच का रास्ता लघु शंख प्रक्षालन की तरह उसको किया जाता है। तो ये अंतर्ध्वति अथवा शंख प्रक्षालन होता है। जल के आंतरिक प्रयोग द्वारा बड़ी आंत के शोधन की क्रिया एनिमा कहलाती है। अब क्या है, जो सबसे सरल है, हर कोई व्यक्ति शंख प्रक्षालन नहीं कर पाता, लघु शंख प्रक्षालन भी नहीं कर पाता, वमन भी नहीं कर पाता, मतलब पानी पी के वोमिट करने जैसा। हाँ, जो उषा पान है वो जरूर धीरे धीरे कर पाता है। तो एनिमा सबसे इजीएस्ट और सेफेस्ट मेथड है कि आपने 1.5 लीटर का एक पॉट आता है ऑनलाइन, उसको आपने हैंग कर दिया, उसमें नीम का पानी जो सबसे ज्यादा सर्वसुलभ है, गुनगुना एकदम ल्यूकवार्म, जिस तरह से आप जलनेती करते हैं, वो आपने उसमें भर के एनएस गुदा द्वार में लगा दिया और आपने उसको खोल दिया। जो गुदा द्वार में कैथेटर लगता है वो यूज एंड थ्रो होता है। वो आपका जितना भी पानी, अगर 1.5 लीटर ले लेता है एक स्वस्थ व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज 1 लीटर, आधा लीटर जितना भी पानी अंदर जाता है रेक्टम और कोलोन में, उसके बाद उसको बिना प्रेशर के आप अगर फीकल मैटर निकालते हैं तो वो शोधन होता है, आंतरिक अंग साफ होते हैं, उसमें चिपकी हुई जो लैट्रिन है, फीकल मैटर है पुराना जमा हुआ, वो सब बाहर निकलता है। इसके अतिरिक्त दिन में सामान्य रूप से जल का सेवन करना जलपान कहलाता है। उपयुक्त सभी क्रियाएं शरीर के लिए आवश्यक एवं हितकारी हैं, जिनका विधि पूर्वक अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहता है। इन क्रियाओं को नहीं करने के कारण तथा अवैज्ञानिक ढंग से करने पर शरीर में जल तत्व की विषमता उत्पन्न हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। इसमें पानी पीना भी आता है, कि इतना पानी किस तरीके से पिया जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। जल तत्व का आंतरिक प्रयोग अत्यंत व्यवहारिक विषय है। प्रत्येक मनुष्य प्रातः काल से लेकर दिन भर एवं रात्रि काल तक इसका प्रयोग करता है। यद्यपि जब मनुष्य इसका प्रयोग बिना किसी नियम पालन एवं विधि विधान के रूप में करने से शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है एवं इसके साथ साथ अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न चिकित्सकों के मतानुसार वर्तमान समय में फैल रहे अनेक रोगों की उत्पत्ति का मूल जल तत्वों के आंतरिक प्रयोग की विकृति होती है। इस प्रकार जल का आंतरिक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जल के आंतरिक महत्व को जानने के उपरांत आपके मन में इसकी प्रमुख विधियों को सही एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा अवश्य हुई होगी। अब जल के आंतरिक प्रयोगों के मुख्य विधियों पर विचार करते हैं। इतना ही रखते हैं, उषापान से स्टार्ट करेंगे। उषापान के बारे में आप सबको पता है। अगेन फॉर योर एक ना रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो भी हम टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उनको आप